शायद सभी ने लाइफ में एक बार तो ये जरूर कहा है कि काश ये धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। माता सीता ने जब मनुष्य रूप त्यागा था तो कुछ ऐसा ही किया था। तो क्या वो सुसाइड था? इसके बारे में हम आज जानेंगे और थोड़ा सा और इस बात को डीपली समझेंगे कि क्या ये सुसाइड का इमोशन इतना पुराना है। मुझे तो लगता था कि ये सुसाइड मॉडर्न सोशल स्ट्रक्चर की देन है, बट आज जब मैं थोड़ा एनालिसिस करने बैठा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि ये सुसाइड हमारे अंदर, हमारे बातों में, हमारे जन्म के साथ और हमारे वेदों पुराणों हर जगह पर जुड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा इसको आज जरूरी है समझ लेना, जान लेना। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। लॉजिक लेंस की दुनिया में आपका स्वागत है। संडे है, घर पे बैठे हैं आराम से और काफी दिनों से इस बारे में आपसे बात करने की इच्छा थी। तो टुडे आई थॉट कि ये राइट टाइम है बात करें। हमारे घरों में आज कोविड है। बॉर्डर के ऊपर में चाइना और पाकिस्तान खड़ा है। सरकार के पास में देश की इकोनॉमिक सिचुएशन संभालने से लेकर के हमारे घरों में राशन पहुंचाने तक की समस्याएं खड़ी हुई हैं। और जब हम टीवी ऑन करते हैं तो हम देखते हैं एक खबर जो कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी हुई है। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले अपने निवास स्थान मुंबई में आत्महत्या कर ली। ऐसा लग रहा है कि हर न्यूज़ चैनल, हर टीवी एंकर, पूरा का पूरा सोशल मीडिया सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु की खबर दिखाने में पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। कोई भी टीवी चैनल ऑन कीजिए, कहीं भी जाइए, सुशांत सिंह राजपूत, न्यूज़पेपर उठाइए, सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या, डिप्रेशन, इसके बारे में बहुत सारी बातें होने लगी हैं। तो ऑफ कोर्स देर आर, बॉलीवुड जुड़ जाता है, बहुत बड़े बड़े नाम जुड़ जाते हैं, हम सबके इंटरेस्ट जुड़ जाते हैं, तो हमें भी देखने में बहुत मजा आता है। और आपने ध्यान से शायद नोटिस किया होगा कि सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम समय के ख्यालों के बारे में, जो कि शायद उसके सिवा कोई नहीं जानता, आज सभी एंकर जान गए हैं। आज पूरा पूरा सोशल मीडिया जान गया है उस वो क्या सोच रहा था, क्या कर रहा होगा, वो हमें क्यों इतना बताना चाह रहे हैं। आपने नोटिस किया है कि जब वो आपको इतना ज्यादा ये बता रहे होते हैं तो आप कहीं ना कहीं खुद को इसमें जुड़ा हुआ महसूस करने लगते हैं और खुद पेन फील करने लगते हैं। ट्रस्ट मी, जहां से मैं देख रहा हूं, आपको नहीं लगता ये डिप्रेशन का शुरुआत करने का एक तरीका है? वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार जब भगवान श्री राम ने लवकुश के मुख से राम कथा सुनी और जाना कि माता सीता जो है वो उनसे मिला जा सकता है, उन्होंने तुरंत उनको बुलावा भेजा। माता सीता वहां आई भी, पर उस दौरान जो भी हुआ, खैर उसके बारे में मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा। पूरा बड़ी अच्छी कहानी है और बड़ा अच्छा लॉजिक है उसके पीछे, समझना जरूरी है उसको, तो उस पर पूरा वीडियो हम बनाएंगे और आप के साथ जल्दी ही शेयर करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली होता यह है कि धरती फट जाती है और माता सीता उसमें सशरीर समा जाती हैं। अब ये सोशल प्रेशर के अंडर जो भी हुआ, वो सुसाइड था कि नहीं था, इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स हैं। इसके रामायण के बहुत सारे वर्जन्स भी हैं। कुछ वर्जन हैं जो कहते हैं कि सुसाइड नहीं किया था, कुछ वर्जन है जो कहते हैं कि किया था, कुछ वर्जन है जो कहते हैं, जो बहुत सारी चीजें हैं। हम इसके डेप्थ में जाएंगे अगले वीडियो में और उसके बारे में पूरा का पूरा एक लॉजिक लेंस का प्रोग्राम है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। पर आज हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या होता है सुसाइड, क्या होता है डिप्रेशन, कहाँ से शुरुआत होती है इसकी, और कैसे ये हमारे अंदर, हमारे समाज में बस गया है। तो चलिए थोड़ा सा इसका विश्लेषण करते हैं। और इससे पहले कि हम सुसाइड या आत्महत्या के बारे में जानें, जानना ज़रूरी है डिप्रेशन के बारे में। मेरी दृष्टि में आज के वैचारिक विश्व में अगर हम डिप्रेशन को दो कैटेगरीज में बांटें तो दो मेजर कैटेगरीज हमारे सामने आती हैं। एक है सोशल डिप्रेशन और दूसरा है जिसको मैं बोलता हूँ अर्बन डिप्रेशन। सोशल डिप्रेशन के बारे में हम सभी अच्छे तरीके से जानते हैं, इसके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको देखा है, समझा है, हमारे आसपास है। छोटी छोटी चीज़ें घरों के अंदर होती हैं जो शुरुआत होती है सोशल डिप्रेशन की, जहाँ पर हम करने शुरू करते हैं सोशल कंपैरिजंस। फिर वहां पर एक ही माँ के दो बच्चे,
दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे से compete करते हैं, उसको ज़्यादा नंबर आए, मेरे कम नंबर आए, भैया ने ये बोला, दीदी ने ये बोला, पापा ने उसको चॉकलेट दी, मुझे नहीं दी। सास ने ऐसा बोल दिया, ससुर ने ऐसा बोल दिया, मम्मी ने ऐसा बोल दिया, पापा ने वैसा बोल दिया, फ्रेंड्स ने, कलीग्स ने, मेरी गाड़ी छोटी, तेरी गाड़ी बड़ी, मेरी बाइक ऐसी, तेरी बाइक वैसी। और उसके बाद में हमारी जो एक कंपैरिजन की जो प्रवृत्ति है, जो हम तुलना करना चाहते हैं, वहां से हमारे अंदर में ये बीज बोया जाता है सोशल कंपैरिजन का, और डिप्रेशन की शुरुआत हम वहां पर देखते हैं। सोशल डिप्रेशन की शुरुआत होती है सोशल कंपैरिजन से, और अर्बन डिप्रेशन की शुरुआत होती है इंडिविजुअल एस्पिरेशन से। आई एम श्योर कि हमने सोशल डिप्रेशन के बहुत सारे रूप देखे हैं, हमने अभी बात भी करी। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जब भी कभी हम किसी को डिप्रेशन में देखते हैं तो हमारे पास में देने के लिए बहुत सारी सलाहें होती हैं, हम बहुत सारे एडवाइसेस देते हैं। और जब ये एडवाइस दे रहे होते हैं, हम जितना मजबूत और अपने आप को समझदार महसूस करते हैं, जब हम खुद इस फेज से गुजर रहे होते हैं, तो शायद ये मजबूती, ये सारी समझदारी हमारे किसी काम नहीं आती है। तो सोशल डिप्रेशन के बारे में आज मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मेरे ख्याल से आज का जो मेन सब्जेक्ट है वो है अर्बन डिप्रेशन। अर्बन डिप्रेशन के बारे में थोड़ा ठीक से समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये आज हमारे सोशल फैब्रिक का एक पार्ट बन चुका है। कुछ प्रश्न है मेरे, जो कि एक बार हम अर्बन डिप्रेशन के टॉपिक में जाएं उससे पहले एक दूसरे से हमें पूछने चाहिए, अपने आप से हमें पूछना चाहिए। जैसे कि जब हम परेशान होते हैं, तो आपने कभी देखा है अचानक से हम सैड सॉन्ग सुनना शुरू कर देते हैं, अचानक से हमारे कमरों में डार्कनेस हो जाती है, अचानक से हमें अकेला रहना पसंद आने लगता है, अचानक से हमें बात नहीं करने का मन करने लगता है, खाने का टेस्ट बदल जाता है, पीने का तरीका बदल जाता है, हर चीज। ये क्यों होता है, और हम ये क्यों करने लगते हैं? क्या जरूरी ही है कि हम सोशल डिप्रेशन के चलते या अर्बन डिप्रेशन के चलते जरूरी है क्या कि हम सैड सॉन्ग सुने? हमारी पसंद है, हमारी चॉइस है, हम सैड सॉन्ग सुनना बंद कर सकते हैं, बट हम नहीं करते। और आई एम श्योर कि आपने नोटिस किया होगा कि जब हम इस अर्बन डिप्रेशन के फेज से गुजर रहे होते हैं, तो हम इतना कंपैरिजन करने लगते हैं। कंपैरिजन इस हद तक पहुंच जाता है कि मेरी बीमारी तेरी बीमारी से बड़ी है, ये बताना भी बड़ा जरूरी हो जाता है हमारे लिए। और मेरा बुखार तेरे बुखार से ज्यादा है, मेरा सरदर्द तेरे सरदर्द से ज्यादा है, ये बताने में भी हम बड़ा मजा लेने लगते हैं। ट्रस्ट मी, हम इससे दूर नहीं जा पाते, क्योंकि हमें इसमें मजा आने लगता है। हम चाह करके भी इससे दूर हो जाएं, ऐसा हो नहीं पाता है। आपको पता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसके गर्त में गिरते चले जाते हैं। आपको मजा आने लगता है, मालूम है क्यों? इसको बोलते हैं सैडिस्टिक प्लेजर। आपको इसमें बहुत आनंद मिलता है। और मेरी नज़र से अगर आप देखें तो डिप्रेशन जो है, एक इमोशन या एक फेज नहीं है, एक बीमारी नहीं है, ये एक हमारा कैरेक्टर बन चुका है। और ये कैरेक्टर बिल्डिंग उसी दिन शुरू हो जाती है जिस दिन हम पैदा होते हैं। आपको शायद याद होगा, जब आपने ये कभी ना कभी जरूर किया होगा बचपन में, कि आपके रोते ही पापा मम्मी का प्यार अचानक से आपकी तरफ ज्यादा बढ़ जाता था। एक कहावत है जो कि हमने सबने सुनी है, कि अगर बच्चा रोए नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो ये कैरेक्टर तो हमारे अंदर बचपन में ही इम्बाइब कर दिया गया था। हमें सिखा दिया गया था कि हमारे रोते ही अचानक से माँ बाप का प्यार हमारी तरफ बढ़ जाता है, वो अटेंशन मिलने लगती है। तो जैसे ही हम इस अटेंशन की फॉर्म में जाते हैं, इस अटेंशन को खोजने जाते हैं, ऐसा लगता है कि हम तुरंत कुछ ऐसा करें जिसमें हमारा रोना, हमारी उदासीनता दिखाई दे। और जैसे ही वो दिखाई देगी, तो सामने वाला हमें अटेंशन देने लगेगा। ये वैसा ही है जैसे हम सच बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, ईमानदारी करते हैं। हमारा एक कैरेक्टर है, ये सब चीजें हमारे कैरेक्टर का पार्ट है। सिमिलरली, हम उदास दिखने की कोशिश करते हैं, ये भी हमारा कैरेक्टर बन गया है। और इस कैरेक्टर में हम जितनी बार जाते हैं, जितनी बार उदास दिखने की कोशिश करते हैं, जितनी बार हम परेशान दिखते हैं, और लोग हमें अननोइंगली कंसर्न दिखाने के लिए ज्यादा हमारे पास आकर के हमें अटेंशन देते हैं, उनको पता भी नहीं है कि वो हमें इस डिप्रेशन के कैरेक्टर की ओर बहुत तेजी से धकेलते चले जा रहे हैं। इस अर्बन डिप्रेशन का एक्चुअली एस्पिरेशन से कोई लेना देना नहीं है। एस्पिरेशन बेचारी को तो पता भी नहीं है कि वो आपको डिप्रेशन की तरफ धकेलती चली जा रही है। हम सभी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, सपने देखते हैं।
और आजकल इसके लिए एक बहुत सारी काउंसलिंग्स अवेलेबल हैं, करियर काउंसलिंग हो रही है, मिड लाइफ क्राइसिस काउंसलिंग हो रही है। चाहिए क्या? आपने जो अपने लिए एस्पिरेशन सोची है, उसकी डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए आपको थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है। वो आपने सोची है। आपको पता है कि आप उसकी तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। जितना, हाँ, आपको, आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं या आपके साथ जो लोग उस रास्ते पे चल रहे हैं, उनसे देख के सीखना जरूर है। बट आपकी डेफिनेशन कोई और लिखेगा, कोई कंसल्टेंट लिख देगा, ऐसा नहीं होगा। आपने देखा है कभी धीरू भाई अंबानी ने कंसल्टेंट हायर किया हो ये जानने के लिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को क्या करना चाहिए? आपने देखा माइक्रोसॉफ्ट ने किसी बड़े कंसल्टेंट को हायर किया हो ये जानने के लिए कि उसका नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या होगा? वो विजन उन एंटरप्राइजेस का डेवलप्ड है, डिजाइन्ड है, वो अपने विजन की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने अपने करियर के लिए एक विजन देखा है, आपको वहां बढ़ना है। और आपके रास्ते में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, वो आपके स्किल सेट से प्रभावित होगा। अब आपने अगर डिसाइड कर लिया है कि आपको एक प्रोग्रामर बनना है, तो आपका प्रोग्रामिंग का स्किल सेट कैसा है वो आपका करियर डिफाइन करेगा। एक कंसल्टेंट नहीं डिफाइन करेगा कि अगर आप इस कंपनी में जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इस स्केल पे रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इस डिपार्टमेंट में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हो सकता है उस स्केल और उस डिपार्टमेंट के लिए आपका स्किल सेट बना ही ना हो, और आपका स्किल सेट आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। डिप्रेशन को समझने के लिए एक सवाल को समझ लेना बहुत जरूरी है कि क्या आप एक टीचर या गाइड और एक कंसल्टेंट या एडवाइजर, इन दोनों के बीच का फर्क कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? अगर कर सकते हैं तो ट्रस्ट मी, आप सही रास्ते पे हैं, आप कभी डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे। आगे बढ़िए, गुड लक। लेकिन इन जनरल ये समझ लेना जरूरी है कि टीचर और एक कंसल्टेंट के बीच में फर्क क्या होता है। टीचर एक ऐसा इंसान है जो आपके साथ उस सिचुएशन में उस वक्त होता है जब वो आपको सिखा रहा होता है। जैसे कि क्लास में एक टीचर अपने बच्चों के साथ पढ़ भी रहा है और बढ़ भी रहा है। आपने नोटिस किया होगा कि टीचर जो है वो पिछली क्लास से अगली क्लास को ज्यादा अच्छा पढ़ा पाता है, क्योंकि वो उन बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते खुद भी सीख रहा होता है। उसके टीचिंग के तरीके बदलने लगते हैं। जो टीचर ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हैं उनके टीचिंग के तरीके ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि वो बच्चों के साथ उन सिचुएशंस में है। उसने हर तरह के बच्चे देख लिए हैं, उनके सवाल सुन लिए हैं। नाउ ही इज मोर एक्सपीरियंस्ड। अब आप कहेंगे कि ऑफिस में कलीग, क्या वो भी टीचर है? उससे तो कंपटीशन होता है, उससे कैसे हम टीचर मान लें? सही बात यह है कि अगर आप लॉजिकली देखें तो वो ही आपका टीचर है, क्योंकि वो सिचुएशन में आपके साथ है। आप दोनों लोग compete कर रहे हो, आप दोनों लोग एक गोल की तरफ या हायर पोजीशन की तरफ या हायर सैलरी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो। दोनों लोग एक जैसी स्किल सेट और एक जैसी परिस्थिति से गुजर रहे हो। कई बार ये होता है कि आपको हो सकता है वो आपसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, आप कंपेयर करते हो तो डिप्रेस होते हो कि वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैं कम अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने के लिए क्या कर रहा है, उन एक्टिविटीज को अपने एक्टिविटी शेड्यूल में ऐड कर लेना है, सीख लेना है उससे भी। और जैसे ही आप वो सीख भी ले लेते हो, आप भी परफॉर्म करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आप भी सेम स्किल सेट पर अवेलेबल हो। और वहां से हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं कंसल्टेंट को। मुझे याद है 2010 में मेरे कलीग ने मुझे कहा था कि जो कुछ नहीं करते वो एडवाइस देते हैं। ये बात सच भी है। आज करियर काउंसलिंग में आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए जो लोग ट्यूशंस दे रहे हैं, अगर आईएएस और आईपीएस बनना इतना अच्छा था तो वो क्यों नहीं बन गए? सच बात यह है कि शायद उनसे भी बना नहीं गया। अभी आपने पीछे देखा ही होगा कुछ टीवी पे, 2-3 साल में इंडिया में काफी सारे चेंजेस आए हैं। कई सारे चैनल जो सुबह से लेकर शाम तक कुछ गुरुजी, कुछ महाराज, कुछ पंडित जी हमें लगातार ज्ञान की प्राप्ति की रास्ते दिखाते रहते थे। आज वो लोग कहाँ पर हैं? आज उनके ज्ञान की क्या स्थिति है? क्या सचमुच उनके पास ज्ञान था? पर गुरु तो वो भी बने हुए थे। नाम नहीं लूंगा मैं, मेरे ख्याल से आप मेरा इशारा समझ रहे हैं। हाँ, जब आप ये
ऑफिस कंपटीशन कर रहे होते हैं, जब आप अपने स्कूल में compete कर रहे होते हैं, जब आप अपने फैमिली लाइफ में होते हैं और अपने फैमिली मेंबर से कई बार compete करते हैं और आपको लगता है कि आप पीछे रह रहे हैं, तो आपको करना सिर्फ ये है कि एक तो उन्हीं लोगों से सीख लेना है, और दूसरा, जो आपका बचपन का कैरेक्टर आप पर हावी हो रहा है, यानी कि डिप्रेशन आने लगा है, आपको उसको ऐसे कंधे से झाड़ देना है, उठ के खड़े होना है और फिर आगे बढ़ना है। ये जो अर्बन डिप्रेशन है, ये हम सभी के घरों में, आसपास, एनवायरनमेंट में आता जा रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है। अगर हम इस अर्बन डिप्रेशन को आगे कुछ और लॉजिकली समझें, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इसको 3 तरह के लोगों में तोड़ सकते हैं। पहले तरह के लोग, जो अपने एनवायरनमेंट में खुद की थॉट प्रोसेस की हेल्प की वजह से इस विशियस साइकिल से खुद ही बाहर आ जाते हैं, उनको किसी हेल्प की जरूरत नहीं है। दूसरे तरीके के लोग, जो जीवन भर इससे बाहर आना ही नहीं चाहते, अटेंशन सीकर्स, उनको अपने प्रति मिल रही सहानुभूति या सिंपथी से प्यार हो जाता है और वो हमेशा इस साइकिल में फंसे हुए रहते हैं। तीसरे तरीके के लोग, जो सुसाइड कर लेते हैं। डेफिनेटली आपको इसमें मेरा एनालिसिस तो नहीं चाहिए, कि अगर आप पहली कैटेगरी में हैं, यू आर द बेस्ट। चलिए आगे बढ़िए, करियर की सीढ़ियां चढ़ते जाइए, फैमिली में प्यार बांटिए, हंसिए, खुश रहिए, माहौल अच्छा रखिए। आपकी ज़रूरत लोगों को सबसे ज़्यादा है। तो गुड लक मेरा आप लोगों को। अगर आप दूसरी कैटेगरी में हैं, तो मैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट अगर आप दूसरी कैटेगरी में नहीं हैं, तो उन लोगों की, दूसरी कैटेगरी के लोगों के बारे में मैं कुछ जानकारी आपको ज़रूर दूंगा, कि ये लोग बड़े कमज़ोर होते हैं इमोशनली, इमोशनल होते हैं, और इनको बहुत सपोर्ट की, सहायता की, प्रेज़ की, सिंपैथी की ज़रूरत रहती है। ये अपनी मीडियोकर लाइफ से संतुष्ट रहने की कोशिश करते हैं, कंपैरिजन करते रहते हैं, पर क्योंकि वो उसको अचीव नहीं कर पाने की क्षमता रखते हैं, तो वो उसमें रहते तो हैं, बट हमेशा उससे परेशान रहते हैं। आप लोग जब भी कभी इनको मिलें, या आपको लगे कि कोई इस सेकंड कैटेगरी में आपको मिला है, ऐसा बंदा जो सेकंड कैटेगरी में है, उसकी मदद ज़रूर करें। पर हाँ, मदद सिर्फ तब करें जब आप कोई सलाह देने के समय या कोई एडवाइस करते वक्त एक्चुअली उसको मीन करते हो, और उसके लिए कुछ एफर्ट्स ले सकते हो। अगर आपने किसी को एडवाइस दी है कि भाई आप डिप्रेशन में मत जाओ, सुबह 6 बजे उठ के नहा धो के वॉक पे जाया करो, उठ आ करके नहा धो करके पूजा किया करो एंड सो ऑन, तो इसमें कुछ अगर आप एफर्ट डाल सकते हैं, वो नहीं उठ पा रहा है 6 बजे, तो क्या आप उसको उठा सकते हैं? अगर एफर्ट डाल सके तो ही सलाह दीजिएगा, वरना आप और वो जो कंसल्टेंट था ना, आप उसी कैटेगरी में पहुंच रहे हैं, तो आपको उस कैटेगरी में नहीं जाना है। मैं ये जो सलाह देना है, इसके बारे में एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक गांव में एक बाबा जी आए थे, और वो बड़े फेमस महाराज थे। पूरा गांव उनके पैर छूने, आशीर्वाद लेने गया। एक माँ अपने बेटे को लेकर के उनके पास गई, और उनके पास जाके बोलती है, उसका हाथ पकड़ के उसने खींच के उस बच्चे को आगे कर दिया और बोला कि महाराज इसको संभालो। महाराज ने, क्या हुआ माता? कि ये गुड़ बहुत खाता है, और इतना गुड़ खाता है कि मेरे पास में पैसे नहीं है इसको गुड़ खिलाने के, लेकिन अगर गुड़ नहीं खाता है तो ये मुझे बहुत दिक्कत देता है, रोता है, चिल्लाता है। तो महाराज ने कहा अच्छा। तो महाराज ने थोड़ी देर सोचा, और सोचने के बाद में माँ को बोला कि माता आज तू इसको ले जा, 1 हफ्ते बाद इसको लेके आना, मैं इसे बताऊंगा, और ये गुड़ नहीं खाएगा। तो माता ने पैर छुए महाराज के और चली गई बच्चे को लेकर के। 1 हफ्ते बाद माता वापस आई, और आने के बाद में उसने फिर से बच्चे का हाथ पकड़ के आगे कर दिया कि महाराज ये तो अभी भी गुड़ खा रहा है, कोई बात नहीं मानी। तो महाराज ने बच्चे को प्यार से पास में बिठाया और बोला कि बेटा आप गुड़ मत खाना, और बस बच्चा चला गया। माँ हैरान थी कि इससे क्या होगा, कोई मंत्र नहीं दिया, कोई ताबीज नहीं दी, कुछ बात नहीं, बस इतना बोल दिया कि गुड़ मत खाना और भेज दिया। खैर,
बाबा जी अपने रास्ते पे आगे निकल गए। 6 गांव घूम कर वापस आते वक्त अपने आश्रम में फिर से आके बैठे। तो अब माँ वापस आई, बच्चा साथ में नहीं था आज। बहुत खुश थी माँ। पैर पकड़ लिए महाराज के और उनको बोला कि आपने क्या बोला मेरे बेटे को, आपने ऐसा क्या किया, वो उसने गुड़ खाना छोड़ दिया। तो बाबा जी ने बोला कि माता, जब तू उसको पहले मेरे पास लेके आई थी ना, तब मैं भी गुड़ खाता था। मैं खुद गुड़ खाता हूँ और बच्चे को बोलूं कि तू ना खा, तो मेरी बात का उस पर कोई असर नहीं होगा। तो 1 हफ्ते पहले गुड़ मैंने खाना छोड़ा, और जब मैंने छोड़ा, छोड़ने के बाद जब मैंने बोला, तो मेरी बात का असर हुआ। ऐसे ही जब हम आज सलाह देते हैं, तो सलाह देने के समय अगर हम उस सलाह को मीन करते हैं, उस सलाह से हमारा कुछ सरोकार है, अगर उस सलाह से हमारी कुछ रिलेशन है, और हम उस सलाह को सच में फलीभूत होते देखना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को जब हमें कुछ बताना हो, जब हमें कुछ सलाह देनी हो, तो वो सलाह सिर्फ तब दें जब आप उस सलाह के लिए कुछ एफर्ट ले सकते हैं। नहीं तो आप ये जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं ना, इन बेचारों को और डिमोरलाइज कर देंगे और डिप्रेस कर देंगे, और वो बेचारा जो इस सिचुएशन से निकल सकता है, उस सिचुएशन में और ज़्यादा फंसा देंगे उसको। और अगर आप खुद दूसरी कैटेगरी में हैं, तो मेरी आपको सिर्फ इतनी ही प्रार्थना है कि लाइफ बहुत सिंपल है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होता कि सुबह उठ के बाहर निकलता है और कुछ कमाल करके वापस आता है। ये लाइफ बहुत सिंपल है। सबके साथ वही घटित हो रहा है जो आपके साथ हो रहा है। आप किसी भी कंपैरिजन के चक्कर में ना पड़े। आराम से रहें, खुश रहें, और खुश रहने की कोशिश करें। बंद कर दें बुरे गाना, उदास गाने सुनना। आराम से रहें। आपको खुद महसूस होने लगेगा। और सच में जब आपको ये एहसास होगा ना कि आपको अपने बारे में सिंपथी मिलना बंद हो गई है, तो आप खुद मजबूत महसूस करने लगेंगे, क्योंकि आपको सिंपथी की जरूरत है नहीं। आपसे कई मजबूर लोग बहुत सारे, जिनके हाथ पैर आंख कान नाक में बहुत दिक्कत है, शरीर में दिक्कत है, पैसे की परेशानी है, उन लोगों को भी आप स्ट्रगल करते हुए देख सकते हैं। वो लोग भी अपने अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग भी प्लीज अपने आप को सिंपैथाइज करना बंद कर दीजिए। और जैसे ही आप बंद करेंगे, तब आप देखेंगे कि बहुत मजबूत हैं आप। और वो मजबूती की जो फीलिंग है ना, वो जाती नहीं है मन से, वो रहती है आपके मन में हमेशा। वो आज के जो आपकी सिंपथी आपको खुशी देती होगी, इससे कहीं जाता है। खैर, मैं भी अब लगता है एडवाइस देने लगा हूं, तो मैं यहीं रुक जाता हूँ। और अब फाइनली मैं तीसरी कैटेगरी की तरफ बढ़ता हूँ, सुसाइड की। तो चलिए आज की लास्ट कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। वो लोग जो सुसाइड कर लेते हैं। ट्रस्ट मी, हमारी सारी कैटेगरीज, तीनों कैटेगरीज, जो लोग खुद डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, जो लोग डिप्रेशन में रहना पसंद करते हैं, और जो लोग डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लेते हैं, तीन कैटेगरीज में से जो सबसे मजबूत इच्छा शक्ति वाले लोग होते हैं ना, वो तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं। यकीन मानिए, सुसाइड कर लेने का इरिवर्सिबल डिसीजन ले लेना और उसको एग्जीक्यूट करना इज नॉट इजी। ये आसान तो डेफिनेटली नहीं होता है। ये एक इंसान की जीवन का सबसे कठिन डिसीजन होता है, जहां पर वो ये अ, यकीन कर लेता है कि अब उसको आत्महत्या करनी है, और वो इस इरिवर्सिबल स्टेप को ले लेता है। अगर हम आत्महत्या का शाब्दिक अर्थ देखें, वर्डली वर्ड मीनिंग देखें, तो एक आत्म आत्म मतलब आपके अंदर जीवन का प्रमाण, जो आपकी आत्मा है, उसकी हत्या करना, जीवन विहीन हो जाना। इसको अगर हम समझने की कोशिश करें, तो आपने कभी, चलिए एक एक फर्ज कर लेते हैं, एक सिचुएशन याद कीजिए। कभी आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने गए हो, वहां पे आपका मन लग गया और बहुत अच्छी वेकेशन आपने बिताई हो। मैं अभी जैसे पीछे 2 साल पहले अपनी पूरे परिवार के साथ में जैसलमेर घूमने गया था, और बहुत अच्छा टाइम हमने बिताया। इतना मन लग गया, ऐसा लग नहीं रहा था वहां से वापस आया जाए। पर अल्टीमेटली तो वापस तो आना है। छुट्टी खत्म होती है, और अपने अपने घर, अपने अपने काम पे वापस आना होता है।
तो आपने सोचा है कभी कि जब आप जैसलमेर से या अपनी छुट्टी वाली जगह से चले आए, आपके आ जाने के बाद जहां पर आप वापस नहीं जाने वाले हैं, उस जगह का क्या होता है? वो जगह वैसी ही रहती है। वहां पे नए टूरिस्ट आ जाते हैं, वो लोग और कुछ और तरीके का मजा करते हैं, आप सिर्फ यादें लेके चले आते हैं। पर वो जगह अब आपके अंदर से छूट चुकी है, वो जगह से आप बाहर आ चुके हैं। ऐसा ही होता होगा डेफिनेटली कि हम जब सुसाइड करते हैं, तो आप आज इस पृथ्वी पर हैं, इस दुनिया में हैं, आपने जन्म लिया है, आपका परिवार है, आपके लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं। कुछ चीज़ें आपको बहुत पसंद होंगी, कुछ चीज़ें आपको बहुत नापसंद होंगी, पर जीवन में ये पसंद नापसंद, खट्टे मीठे कड़वे तीखे अनुभवों के साथ हम अपनी जीवन जीते हैं। तो ये सब अनुभव अभी यहीं डिस्कनेक्ट हो गए, बस खत्म। अब आप वापस पृथ्वी पर विजिट नहीं करेंगे। ऐसा ही होता है। पर क्या सच में ये करने योग्य है? चलिए मैं आपसे कुछ और सवाल पूछता हूँ। अब आपको अभी के अभी एक फोन करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है आपके लिए, और आपने फोन उठाया ही है, बात होनी शुरू ही हुई है, हेलो बोला और इतने में बैटरी डाउन हो गई, फोन बंद हो गया। आपको बुरा लगा। इस वक्त आप क्या करना चाहेंगे? बैटरी चार्ज करना चाहेंगे कि फोन को उठा के पटक देंगे, तोड़ देंगे? अगर आप अपने फोन के साथ ऐसा नहीं कर सकते तो क्या आपको अपने जीवन के साथ यही करना चाहिए? दूसरा प्रश्न, आप अपनी फैमिली के साथ एक बड़े अच्छे वेकेशन पे जा रहे हैं, खूबसूरत वादियों से गुजर रहे हैं, बड़ी प्यारी कार में आप बैठे हुए हैं और हवा अच्छी लग रही है, सब मज़ा आ रहा है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो सब आप इंजॉय कर रहे हैं। और ऐसे में अचानक से हम होटल पहुंचने वाले थे, उससे 20 किलोमीटर पहले गाड़ी खराब हो जाती है। अब आपको आता है गुस्सा, आप उतरते हैं गाड़ी से बाहर, फटक से गाड़ी को आग लगा देते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं? तो अगर आप अपनी प्यारी कार के साथ ऐसा नहीं कर सकते, तो क्या आप अपने जीवन के साथ ये करना पसंद करेंगे? तो अगर आप ये अपनी कार के साथ नहीं कर सकते, तो क्या आपको अपने जीवन के साथ करना ठीक लगता है? होगा क्या? ये दुनिया चलती रहेगी, बस आप इस दुनिया के मज़ों से वंचित रह जाएंगे। पर पहले ये समझ लेते हैं कि क्या आप सचमुच इस वक्त मज़े ले रहे हैं, मतलब आनंद में हैं, खुशी से हैं, मज़े में हैं, जीवन अच्छा कट रहा है? पर डेफिनेटली अगर बात सुसाइड पे आ पहुंची है तो मैं ये मान लेता हूँ कि मज़े तो नहीं ले रहे। तो दूसरा सवाल ये है कि आप जिस सिचुएशन में हैं, क्या अगर उस सिचुएशन से निकलने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, इतने कठोर कदम उठा सकते हैं, और आप में इतनी इच्छा शक्ति भी है कि आप वो कठोर कदम उठा लें, तो क्या आप वो कदम या उन रास्तों के बारे में नहीं जानते जिनसे ये सारी सिचुएशंस ठीक हो सकती हैं? हाँ, डेफिनेटली कुछ मुश्किल समय गुजरेगा, आपके घर वाले आपसे प्रभावित होंगे, आपके आसपास के लोग प्रभावित होंगे, माहौल प्रभावित होगा, कुछ कठिन डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि उन अच्छे दिनों को याद कर लें जिसमें आप बहुत खुश थे, जिसमें आपने बहुत मज़े किए थे, और ये भी समझें कि दोबारा वो कभी नहीं कर पाएंगे। पर आप जैसी मजबूत इच्छा शक्ति वाला इंसान, क्या ये करना चाहिए? क्या कर लेना ठीक है? अब ये तो एक डिसीजन है, और डिसीजन की विश्वसनीयता तो लेने के बाद ही जांची जा सकती है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं कि अब एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आप डिसीजन लेना चाहते हैं, तो ये डिसीजन सही है कि गलत? देखिए ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, क्योंकि डिसीजन की विश्वसनीयता, मतलब वो सही है या गलत, ये तो लेने के बाद ही पता लगती है। पर वो डिसीजन लेने से पहले एक समझ डेवलप कर लेना जरूरी है कि आप जैसी अदम्य इच्छा शक्ति का प्राणी, इतना मजबूत, इतना शक्तिशाली इंसान, जो कुछ भी बदल सकता है, क्या ये डिसीजन लेगा?
मुझे नहीं लगता लेना चाहिए। ये मेरा मत है, आपका अपना मत है। बट ये समझ लेना और समझ के करना बहुत ज़रूरी है। जब आप इतने टफ डिसीजन ले सकते हैं तो मेरे विचार में आप कुछ भी कर सकते हैं। बस सोचना ये है कि जो भी अच्छे बुरे दिन आपने बिताए हैं या जो खराब समय चल रहा है, क्या वो ठीक हो सकता है? शायद, शायद ठीक हो सकता है। पर क्या ये शायद को सच में बदल सकते हैं? क्या आप बदलने के लिए जीवित रहेंगे? अगर हाँ, तो इतना समझ लीजिए कि इस शायद का जो दूसरा सिरा है वो इरिवर्सिबल है। वो कभी बदला नहीं जा सकता। तो अभी भी हमारे पास मौका है। लोग होते हैं जिनको कैंसर होता है या कोई ऐसी बीमारी होती है जिससे कि मृत्यु निश्चित है। शायद उनके पास जीवन में सिर्फ कुछ ही महीने, कुछ ही दिन, कुछ ही पल बाकी हैं। उनकी तरफ देखिए, वो जीवन के हर उस पल को जी लेना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये बड़ा लिमिटेड सा टाइम उनके पास बचा है। और आप जैसे इंसान जिसके पास में इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हर रूप में, किसी सहायता के रूप में, किसी साथी के रूप में, आपके हाथ पांव जिनकी मदद से आप कुछ भी कर सकते हैं जीवन में, ये सब मौजूद है। और मैं ये मानता हूं कि ऐसा डिसीजन लेके जीवन से मुक्त हो जाने से पहले मेरे ख्याल से आपको वो जो बचपन की आदत थी ना, रोते ही अटेंशन लेने की, उससे मुक्ति पा लेनी चाहिए। और जैसे ही आप उससे मुक्ति पाएंगे, आई एम श्योर आपको जीवन मुक्ति की कोई याद नहीं आएगी। तो चलिए, बाहर आइए, बंद कीजिए उदास गाने सुनना, बंद कीजिए कमरे में अंधेरे का रखना, रोशनी लाइए, हंसिए, कुछ कॉमेडी वाले सीन देख लीजिए, सीरियल्स देख लीजिए, हंसिए, बंद कीजिए रोना। और एंड यू डोंट नीड सिंपैथी, आपको कोई जरूरत नहीं है। आप मजबूत इंसान हैं। और इंसान का सबसे अच्छा दोस्त तो इंसान खुद होता है। खुद से बात कीजिए, अपने आप से पूछिए मैं क्या कर रहा हूँ। और अंत में मैं दो बहुत फेमस सेइंग्स, कहावतें आपके साथ छोड़े जा रहा हूँ। इनके बारे में सोचें, अपने आप से बात करें और खुश रहें। पहली कहावत है कि कहते हैं जब अच्छे दिन नहीं रहे ना, तो बुरे भी नहीं रहेंगे। तो जो भी आपके साथ समय चल रहा है, ये भी निकलेगा। जैसे इंग्लिश में कहा जाता है, दिस शैल टू पास, ये भी गुजर जाएगा। और दूसरा, ये मुझे मेरा पर्सनल फेवरेट है, टफ टाइम्स नेवर लास्ट, टफ पीपल डू। बुरा समय कभी नहीं रहता, लेकिन मजबूत लोग हमेशा रहते हैं। तो आप के लिए ये जीवन बहुत मजबूती से जिया जाना चाहिए, बहुत खुशी से जिया जाना चाहिए। मेरी बहुत बहुत सद्भावनाएं आप सबके साथ हैं, शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें और अपना स्वास्थ्य, अपने परिवारजनों का स्वास्थ्य, अपने दोस्तों का, सबका ध्यान रखें और मज़े करें। ये लाइफ मज़े करने के लिए है। वैसे ही हमारे पास परेशानियां कम नहीं हैं, ऊपर से चीन पाकिस्तान भी परेशान कर रहा है। तो मेरे ख्याल से बड़ी बड़ी परेशानियां बहुत सारी हैं, हमारी छोटी छोटी परेशानियों को साइड पे रख के आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सो गुड लक गाइस, स्टे हैप्पी, कीप ब्रीदिंग। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। और अगर मेरे आज के विचारों से आप में से एक भी इंसान प्रभावित हुआ और मैं आप लोगों के जीवन में कुछ भी खुशी ला पाया, तो मैं बहुत किस्मत वाला महसूस करूंगा अपने आप को। आप सभी का मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉजिक लेंस की दुनिया में हम ऐसे बहुत सारे विषयों पर बात करते रहेंगे और आपके साथ अपने विचार रखते रहेंगे। अगला वीडियो हम जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगला वीडियो जो है वो धर्म के ऊपर है। मुझे लगता है समय आ गया है जब हम धर्म को समझें। हमारा धर्म आज के दिन में
मजाक बन के रह गया है। टीवी पर ज्ञान बंट रहा है और मंदिर हमारे सोशल गैदरिंग के स्थल बन गए हैं। यहाँ तक कि अंग्रेजी में हमारे धर्म को कहा जाता है माइथोलॉजी। हमारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं, वेद हैं, पुराण हैं, इनको माइथोलॉजी कहा जाता है। आपको पता है माइथोलॉजी को अगर शब्द को अगर आप तोड़ें तो मिथोलॉजी, मिथ, काल्पनिक, और हमने इसको मान लिया है। हम इसी के ऊपर चल रहे हैं। अब जरूरत है धर्म को लॉजिक से समझें, जानें कि क्या ज्ञान की बात उसमें कही गई है, और ये लॉजिक हम अपने बच्चों को, अपने समाज को पास ऑन करें, ताकि हम सब वापस से, धर्म का काम था हम सबको जोड़े रखना, क्या हमको जोड़ पा रहा है? ये जरूरी है कि धर्म को लॉजिक से समझें, सब इकट्ठे होकर के एक मत होकर आगे बढ़ें, और समझें कि कहीं ना कहीं हमने भगवान श्री राम को रामू और भगवान गोविंद को गोविंदा बना के रख दिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।